फाइन। ऑडिबल है? विजिबिलिटी क्लियर है? ऑडिबल है, विजिबिलिटी क्लियर है, एक बार बता देना। ऑडिबल है, विजिबिलिटी क्लियर है, एक बार बता देना। गुड आफ्टरनून। ठीक। फाइन। आई यू सी। ठीक है। मुझे एक बात बताना, आप लोगों का यूनिट नंबर 9 में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं सर ने क्या? यूनिट नंबर 9 की शुरुआत में ही सर ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं क्या? आज का हमारा टॉपिक हालांकि बहुत छोटा सा है, बट उससे पहले मैं यू नो कुछ और जानना चाहता हूँ। अच्छा। ठीक है। ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है। ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ। यू सी। आपका यूनिट नंबर 9 का टॉपिक क्या है? फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, राइट? लगभग सिमिलर चीज। फॉलो दिस थिंग। लगभग सिमिलर चीजें आप लोगों को यूनिट नंबर 4 में भी रेफरेंस के तौर पर लेते हुए चलना है। फाइन। जैसा कि मैंने बहुत पहले आप लोगों को एक चीज बताया था कि आपके 50 टॉपिक में से 12 टॉपिक सिमिलर हैं अलग अलग यूनिट्स में। ठीक, उनमें से कुछ टॉपिक ये भी है। फाइन, बात आ रही समझ में? जैसे आप लोगों में टॉपिक है ना, थर्मल नॉन थर्मल टेक्नोलॉजी, यूनिट नंबर 4 में आप लोगों ने ये सब चीजें की होगी। और जैसे इसमें भी है नोवेल टेक्नोलॉजीज, है ना, यूनिट नंबर 4 में। सो क्वाइट अ सिमिलर ऑफ द टेक्नोलॉजीज यू आर गोइंग टू डू इन द यूनिट नंबर 9 एज वेल। फाइन, वहां आप लोगों को स्पेसिफिकली करना है। मेरा जो आज का जो फोकस है वो ये है, इस बात को लेकर के है कि यार ज्यादा डीप में नहीं जाना। ज्यादा डीप में नहीं जाना है, किसी भी टेक्नोलॉजी के ज्यादा डीप में नहीं जाना। अगर आप लोगों को एक्सपीरियंस करना है कि यार यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 4 में टेक्नोलॉजी वाली पार्ट में से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 मिनट के लिए इस पीपीटी को देख लो। ठीक, 2 मिनट के लिए शुरुआत के 3-4 पेजेस को देख लो। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि, गुड आफ्टरनून, आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं लगेगा कि एग्जामिनर किसी भी टेक्नोलॉजी को लेकर के ज्यादा डीप में क्वेश्चंस पूछा है। फाइन। क्वेश्चन पूछने का जो माइंडसेट है एग्जामिनर का, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक्स को चेक करना चाह रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। हमारा आज का टॉपिक छोटा सा है ना, मुझे नहीं लगता कि 15 मिनट से ज्यादा उस टॉपिक में लगेगा। पर फिर यूनिट नंबर 4 को हमको किस तरीके से कवर करना है, टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को हमको किस तरीके से कवर करना है, उसका मैं एक एक्सप्रेशन आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। क्लियर? आप लोगों को कहीं नहीं लगेगा कि यार कहीं एग्जामिनर जो है कहीं डीप में से क्वेश्चंस पूछ रहा है। एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास है या नहीं है, इसको भापने की कोशिश कर रहा है। इसलिए क्वेश्चंस का नेचर देख लो। फाइन। सेम इज द केस हियर। शायद इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो सर ने डिस्कस भी किए हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 9 में सेम इज द केस हियर।
देखो आप लोगों से डेफिनेशंस पूछ रहा है सीधा, टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में भी आप लोगों से क्या पूछ रहा है, डेफिनेशंस पूछ रहा है कि भैया इस टर्म का मतलब क्या है, फिजिकल मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन इनमें से कौन सा नहीं है, कोई डिटेलिंग में नहीं। और कल मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा था कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आप लोगों को कहीं कहीं याद रखने हैं। आई टोल्ड यू दिस थिंग यस्टरडे राइट, कि आपको कहीं ना कहीं यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स भी याद रखने हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट पूछ रहा है आप लोगों से। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। ठीक, तो आप खुद से जो है एक अनुमान लगा लो। देखो कल जैसा कि बीच में चर्चा में आया था कि सेक्शन ए को कैसे करना है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सेक्शन ए के एमसीक्यूज कैसे रहेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इन सब पे तो मैं बात करूंगा। आपको जो एक चीज समझनी है, क्वेश्चंस देख लो, फाइन, पहले क्वेश्चंस देख लो। ठीक, यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन डिटेल, आपको कुछ भी जो है डिटेल में नहीं दिया। सीधा सीधा क्या पूछ रहा है, पास्चराइजेशन में एसटी में टेम्परेचर कितना यूज किया जाता है, कोई डिटेलिंग नहीं है। फाइन, ना यू सी, जो फोकस है मेरा आज का इस सेशन को लूंगा, टॉपिक लूंगा, थोड़ा सा हमारा टॉपिक है छोटा सा, उसका ओवरव्यू दे देता हूं मैं। हमको गिन कर 5-6 स्लाइड्स करनी है बस, ठीक है। देखो सिचुएशन सबके सामने सेम है, गौर से सुन लेना, सिचुएशन सबके सामने सेम है। हमारे पास गिन के डॉट, अगर मैं कल की तारीख से गिनना शुरू करूं तो 20 सितंबर से, 20 सितंबर से लेकर के अगर मैं दिसंबर के 10 दिन गिन लूं, 10 डेज ऑफ दिसंबर, हमारे पास गिन के 70 दिन हैं। और ये सिर्फ हमारे पास नहीं है, ये सबके लिए सिचुएशन सेम है, ये सेम फॉर ऑल है, सेम फॉर ऑल है, सभी के लिए गिन के 70 दिन बचे हैं। ठीक, ये चीज मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं यार, क्योंकि अभी आप लोग जो मुझे कॉल कर रहे हो बहुत परेशान लग रहे हो कि यार इतनी जल्दी प्रिपरेशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 70 डेज को, इस 70 डेज की सिचुएशन को देखने के दो तरीके हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से तरीके को अपनाओगे। इन 70 डेज की सिचुएशन को, सिचुएशन तो सेम है ना भैया सबके लिए, भैया ये 70 दिन तो सबके लिए सेम है, ये तो सेम फॉर ऑल है, पर ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस सिचुएशन को किस तरीके से देख रहे हो। किस तरीके से मतलब, या तो आप इसको समस्या के रूप में देख रहे होगे, यार बस 70 दिन बचे हैं, ओनली 70 डेज, ओनली 70 डेज। अगर आप इन 70 दिनों को अगर एज अ टफ टाइम के रूप में देख रहे हो तो फिर खेल हो जाएगा अपना। then definitely you are not going to create any sort of impact in your preparation. आप किसी भी तरीके का अपने प्रिपरेशन में इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे भाई ना। तो एक वर्ग तो वही है जो इन 70 दिनों को समस्या के रूप में देखेगा, प्रॉब्लम, कि खाली 70 दिन बचे हुए हैं, अब तो वो प्रेशर आएगा और फिर अल्टीमेटली तैयारी गई, तैयारी गई तो सिलेक्शन तो दूर दूर तक हाथ नहीं लगेगा। फाइन, आप लोगों को जो करना है वो ये करना है कि यू हैव टू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी, यू हैव टू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। और जो इन 70 दिनों को एज एन अपॉर्चुनिटी ले लेगा वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा, वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। और अपॉर्चुनिटी लेने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी डिफाइन करेगा, सिर्फ स्ट्रैटेजी। इन 70 दिनों में मैं सीधा सीधा बता देता हूं आप लोगों को, इन 70 दिनों में जो भी 100% सिलेबस के पीछे भागेगा वो खुद के लिए समस्या क्रिएट करेगा, याद रखना, वो खुद के लिए समस्या क्रिएट करेगा। इन 70 दिनों में जो भी पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करने के पीछे भागेगा वो खुद के लिए समस्या क्रिएट करेगा, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है।
प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। फाइन, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, इन 70 दिनों में कोई भी अगर सिर्फ और सिर्फ पहली बार लाइव लेक्चर्स ले रहा है, लाइव लेक्चर्स, तो भैया सिलेक्शन उसका भी नहीं होगा। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के पास तो अब पूरा का पूरा कोर्स लगभग रिकॉर्डेड फॉर्म में आ चुका है। यूनिट नंबर 9 बची थी, तो वही लाइव चल रही है बस, और वो भी 10 अक्टूबर तक वाइंड अप हो जाएगी। उसके अलावा सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास रिकॉर्डेड फॉर्म में पहुंच गई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट सच कैंडिडेट्स हु आर नाउ गोइंग फॉर लाइव लेक्चर्स, जो अब लाइव लेक्चर्स के पीछे जा रहे हैं। लाइव लेक्चर्स, लाइव सेशंस भूल जाओ कि इन लोगों का सेक्शनल कट ऑफ भी निकलेगा, भूल जाओ। और ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है, शरणम के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बेनिफिट है। जैसे मैं बार बार बोला हूं, पूरे के पूरे एफएसओ की प्रिपरेशन में एकमात्र संस्थान ऐसा होगा शरणम इंस्टीट्यूट, जिसने लगभग सारे के सारे यूनिट्स खत्म करके फेंक दिए हैं। यूनिट नंबर 9 अभी चल रहा है, बस वही है जो अभी आपको लाइव फॉर्म में मिल रहा है, और गिने चुने टॉपिक्स। किसी ने भी नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया है, नाम नहीं लूंगा, मगर अभी भी संस्थान ऐसे हैं जो सेक्शन बी के सिर्फ 3 ही यूनिट खत्म करवा पाए या 4 ही यूनिट खत्म करवा पाए। खुदा ना खास्ता अगर डेट 14 दिसंबर की हो गई ना, उन संस्थानों में तैयारी करने वाले बच्चे तो पहले निकलेंगे, आउट होंगे। 12-12 घंटे क्लास लग रही है, 6-6, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे क्लास। भैया तुम रिवीजन करोगे कि लाइव लेक्चर लोगे? तो इसलिए आप लोग बहुत बेहतर कंडीशन में हो। खुद को सेफ साइड रखने की बात नहीं कर रहा हूं मैंने आपके पर्सपेक्टिव से भी सोचा है। आप लोग फिर भी बहुत बेहतर कंडीशन में हो कि कम से कम आप लोगों को लेक्चर्स के लिए भटकना तो नहीं पड़ेगा। गिने चुने टॉपिक मान रहा हूं, मैं भी यही चाह रहा हूं, अगर 14 ही रहे तो बेहतर है। आप लोग फिर भी बेहतर सिचुएशन में हो, कंडीशन में हो। बस आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आपको इन 70 दिनों में एक बेहतर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, और स्ट्रेटेजी क्या है ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक सेशन में बता दिया है। कुछ चुनिंदा टॉपिक्स आप लोगों को फॉलो करने हैं। श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है। मैंने इनका एक रेफरेंस आप लोगों को, एक एक ओवरव्यू आप लोगों को अभी अभी दे दिया। ज्यादा डीप में जाना ही नहीं है। अरे जब अदर स्टेट सर्विसेज के क्वेश्चंस पेपर में नहीं पूछ रहा है इतना डीप में, हम क्यों अपना माथा मारे? वो भी तब जब नेगेटिव मार्किंग है। याद रखना, ये बच्चे, ये कैंडिडेट, ये तो सीधा बाहर होने वाले हैं, सीधा बाहर होने वाले हैं। फिर चाहे वो सेक्शन बी में चाहे वो कितना ही स्ट्रांग हो, उन्होंने किसी भी डिग्री प्रोग्राम में सेक्शन बी के कितने ही टॉपिक को पढ़ लिया हो, पर वो अभी भी लाइव लेक्चर ले रहे हैं। लाइव लेक्चर, जैसे कि मैं आप लोगों को सीधे सीधे बहुत ईमानदारी से ये बात बोल रहा हूं, हालांकि ठीक है परिस्थितियां हैं, लाइव सेशंस संस्थान के अनुसार चलते हैं। मानते हो इस बात को? मेरे पास समय होगा तो ही मैं लेक्चर लूंगा, या कभी अगर मैं फंस गया तो लेक्चर नहीं हो पाएगा। और अगर मैं इस सिचुएशन में भी आप लोगों को डाल दूं, या ऐसे किसी भी एस्पिरेंट्स को डाल दूं जहां एस्पिरेंट की लेक्चर्स की डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ संस्थान के ऊपर चली जाए, गया एस्पिरेंट, गया। मास्टर नहीं तो लेक्चर नहीं, खत्म, यही बात होगी। अब आप लोगों के साथ कम से कम ये समस्या तो नहीं है, आप लोगों के साथ कम से कम ये समस्या तो नहीं है। आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट है लगभग, यूनिट 9 को छोड़ के तो चल रहा है, शुरू हो गया। आप तो फिर भी एक बहुत बेहतर पोजीशन पे चले गए हो। बस आपको क्या करना है, बहुत मतलब बहुत सीरियसली ये बात मैं कह रहा हूं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें करनी है। सेलेक्टिव टॉपिक तो पढ़ो जो मैंने बता दिया है, ठीक है। सेलेक्टिव टॉपिक्स के साथ साथ जितना ज्यादा हो सके रिवीजन कर लो, जितना ज्यादा। जहां लोग 8-8 घंटे लाइव सेशंस में बिताएंगे, वहां आप 6 घंटे भी अगर निकाल लिए तो कम से कम रिवीजन आप लोगों का बेहतर हो जाएगा और परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। इन 70 दिनों को जो अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेगा ना, उसके एफर्ट्स में प्रोग्रेसिवनेस आएगी, इसके एफर्ट्स पॉजिटिव रहेंगे।
जिन्होंने अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले लिया इसको। प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि कंपटीशन में ऐसे लोग बैठे हैं, कंपटीशन में ऐसे लोग बैठे हैं जो लाइव सेशंस ले रहे हैं। छोड़ो, प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना भैया। और मैंने लगभग आप लोगों को मेजॉरिटी जिन जिन का कॉल आया या मैसेज में आया, कॉन्वर्जेशन हुआ, जो भी कुछ हुआ, और लाइव सेशंस के माध्यम से भी लगभग मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई है, मतलब सभी को बताई है कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी नहीं है। बस भाई, सिर्फ और सिर्फ कारण यह है क्योंकि उनके पास अब कम समय के लिए स्ट्रैटेजी नहीं है। पढ़ा तो 12 घंटे, पढ़ाने से क्या होगा यार? नेगेटिव मार्किंग का पेपर है, याद रखना सबसे बड़ी चीज है ये कि भैया इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग के लिए, ऐसे पेपर के लिए जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, उसको स्कोर करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना होगा, वो होता है एक्यूरेसी, नथिंग मोर देन दिस। इसके अलावा और कुछ नहीं, फाइन। और वो एक्यूरेसी कैसे आएगी? वो एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके से आ सकती है, प्रैक्टिस, रिवीजन। रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, बस। ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि शरणम के प्लेटफॉर्म से जो भी कोई जुड़ा हुआ है, शरणम के कोर्स से जो भी कोई जुड़ा हुआ है, आप लोग प्रेशर में मत आना। आप लोग प्रेशर में बिल्कुल भी मत आना। क्यों? क्योंकि देखो, हवा बनाया गया था, मैं जानता हूं इस चीज को, मैं हालांकि यूट्यूब में अभी एक्टिव हूं नहीं, पर मैं जानता हूं इस चीज को कि हवा बनाया गया था कि अब 40-50 हजार फॉर्म और भर जाएंगे, डेट बढ़ गई है, लाख सवा लाख फॉर्म पहले ही भर चुके हैं, अब वापस से एग्जाम फॉर्म की डेट बढ़ा दी है तो 40-50 हजार या 30-40 हजार फॉर्म और भर जाएंगे। वो कौन होंगे? वो ऐसे लोग होंगे। वो कौन होंगे? वो ऐसे होंगे मेजरली जिनकी डिपेंडेंसी संस्थान के ऊपर पहुंच जाएगी, चली जाएगी कि भैया मास्टर आएगा, लाइव सेशन लेगा, तो मैं उस लाइव सेशन को अटेंड करूंगा या करूंगी। भूल जाओ, खत्म, दे आर फिनिश, दे आर फिनिश, वो खत्म है। वो अपना सिलेबस तो खत्म कर लेंगे, पर वो अपना रिवीजन खत्म नहीं कर पाएंगे। संस्थान सिलेबस तो खत्म करवा देगी, पर कैंडिडेट अपनी तरफ से रिवीजन खत्म नहीं कर पाएगा, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सेक्शन बी को ही कवर करने में, भले तुम 3 घंटा 4 घंटा डेली पढ़ रहे हो, सेक्शन बी को ही कवर करने में 3 से 3.5 महीना चाहिए। 3-3.5 महीना कहीं भी नहीं गया। और ये मैं सिलेबस खत्म करने की बात कर रहा हूं, रिवीजन तो भूल जाओ, रिवीजन भूल जाओ भाई। सो यू आर स्टिल इन द सेफर साइड, क्लियर? यू नीड नॉट हैव टू टेक एनी काइंड ऑफ प्रेशर, किसी भी तरीके का प्रेशर मत लो। हर टॉपिक का एनालिसिस करते हुए हम बता रहे हैं कि भैया इस टॉपिक को इतनी गहराई में करना है और इस टॉपिक को ऊपर ऊपर से ले लो, चल जाएगा। बात आ रही समझ में? आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? प्रेशर नहीं लेना है, ठीक? कोई भी समस्या हो, किसी भी टॉपिक में हो, रिवीजन लग रहा है, रिवीजन की चिंता मत करो। 10 अक्टूबर से आप लोगों का हर एक यूनिट का रिवीजन शुरू होने जा रहा है, वन लाइनर फैक्ट्स के हिसाब से। मैं जानता हूं मैंने क्या क्या कमिटमेंट किया और मैं वो कमिटमेंट पूरा करूंगा। 10 अक्टूबर से आप लोग का रिवीजन शुरू होने जा रहा है हर यूनिट का, क्योंकि 10 अक्टूबर तक आप लोग का यूनिट नंबर 9 यानी कि थॉरोली सेक्शन भी खत्म हो जाएगा बचे हुए टॉपिक्स के साथ। आर यू गेटिंग दिस थिंग? तो बिल्कुल भी प्रेशर फील करने की जरूरत नहीं है, बस एक काम करना शुरू कर दो, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस रिपीट, बस ये करना है, ठीक? टॉपिक रिवाइज करो, टेस्ट दे दो, क्वेश्चंस लगा लो। एक्यूरेसी अगर 70% नहीं आ रही है, 70%, याद रखो 70% मेरा तो ब्रैकेट है, ठीक? एक्यूरेसी अगर 70% नहीं आ रही है उस टॉपिक में, वापस से पढ़ो, वापस से टेस्ट लगा लो। फाइन। एक्यूरेसी बढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है भैया, और कोई तरीका नहीं है दुनिया में।
और कोई तरीका नहीं है दुनिया में। रिवाइज करो, टेस्ट लगाओ, रिवाइज करो, टेस्ट लगाओ, खत्म। फाइन। कोई डाउट हो अभी पूछ लो, आपके मन में किसी भी तरीके का सवाल हो अभी पूछ लो। मेरा टॉपिक 15-20 मिनट का है, बस खत्म कर दूंगा आज मैं। दीपिका जी, सबसे अच्छा तरीका है स्टैंडर्ड्स को याद करने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, कितनी गहराई में कौन सा स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है और कितने फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है, उस हिसाब से स्टैंडर्ड्स को प्रिपेयर कर लो। ठीक, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स के पीछे मत भागो। और मुझे नहीं लगता अगर आप झारखंड, राजस्थान, मेघालय, इनके पेपर को अगर आप बेसिस बनाओगे अपने, ठीक है, और मैं मानता हूं कि यार 2020 के बाद जितने भी पेपर हुए ना उनको पकड़ लो भाई, वहां देख लो वहां स्टैंडर्ड से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। और दूसरा, फसाई ने जो पेपर लिए हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और फसाई ने जो पेपर लिए हैं उनको देख लो, तो वहां से एक आइडिया लग जाएगा आपको कि स्टैंडर्ड्स को कितना कवर करना है। और गिने चुने सेगमेंट्स में ही स्टैंडर्ड्स पूछा है, गिने चुने। फाइन। प्लास्टिक को लेकर के स्टैंडर्ड पूछा है, पैकेजिंग को लेकर के स्टैंडर्ड पूछा है, कंटेनर्स को लेकर के स्टैंडर्ड पूछा है, तो गिने चुने हैं, वहां से आप अनुमान लगा लो। ठीक, लोड ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ एग्जाम में मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे। फाइन, बेसिक्स स्ट्रांग रखो बस, और कुछ भी नहीं, जरूरत ही नहीं है भैया, जरूरत ही नहीं है। और कोई सवाल? और कोई सवाल आप लोगों का? सेक्शन एक एमसीक्यू मैं खुद लेकर के आ रहा हूं आप लोगों के, एप्लीकेशन में ही रहेगा वो, यूट्यूब पर नहीं लूंगा, एप्लीकेशन पे ही रहेगा वो। सेक्शन है यूनिट, पांचों के पांचों यूनिट के एमसीक्यू मैं ही लेकर के आ रहा हूं। ठीक, आप लोगों को जिस तरीके से हिस्ट्री पढ़ाई गई है, मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा हिस्ट्री पढ़ा दे। आप लोगों को जिस तरीके से पॉलिटी पढ़ाई गई है, ज्योग्राफी पढ़ाई गई है, इतने शिद्दत के साथ किसी ने भी नहीं पढ़ाया है। एफएसओ के कैंडिडेट्स को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया है। पुराने लेक्चर्स उठा उठा करके, या फॉर दैट मैटर एमपीपीएससी लेवल के लेक्चर्स उठा करके आप लोगों को बाकी कंटेंट दे दिए जाते हैं मार्केट में। आशीष सर हुए, जयेंद्र सर हुए, इन लोगों ने बकायदा हर एक चीज लिख लिख के बताया है। ठीक, हिस्ट्री में से जो भी क्वेश्चन आएगा ना वहां से बाहर नहीं जाएगा, ज्योग्राफी पॉलिटी में से जो भी क्वेश्चन आएगा वो वहां से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी ले रहा हूं मैं। फाइन, अब इक्का दुक्का क्वेश्चन छोड़ दो, 10 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं तो 10 में से 8 तो बाहर नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी है। 8 से अगर 7 हो गए तो मुझे कहीं भी रोक करके ठोक देना, ठीक है, अगर इंदौर में हो तो, ये गारंटी है। सेम इज द केस विद पॉलिटी, सेम इज द केस विद ज्योग्राफी। अभी मैं आप लोग का इकोनॉमिक का इकोनॉमिक सर्वे का एक सेशन लूंगा, क्वेश्चन वहीं से फंस जाएगा एमपी का। एमपी की इकोनॉमी इज नथिंग बट इकोनॉमिक सर्वे, डू रिमेंबर दिस थिंग। और बजट का रेफरेंस उसमें से, और है ही नहीं कुछ भी, है ना, प्लस पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सेम इज द केस विद करंट अफेयर्स को लेकर के मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। लोड ऑफ इंफॉर्मेशन है करंट अफेयर्स में, एफएसओ के लिए उतना नहीं चाहिए जितना आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल कराया जा रहा है, लिटरली नहीं चाहिए। बहुत ईमानदारी के साथ एक बात मैं कह रहा हूं, डिबेट कर सकता हूं इसके ऊपर मैं किसी से भी। एफएसओ के लिए उतना करंट अफेयर्स की जरूरत नहीं है जितना आप लोगों को यूट्यूब पे दिया जा रहा है। फाइन, उस पूरी की पूरी यूनिट में से 10 क्वेश्चन पूछेगा, उस पूरी की पूरी 5वीं यूनिट में से 10 क्वेश्चन पूछेगा। और फिर उसमें है क्या, उसमें है महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं एवं प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं एमपी से रिलेटेड, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व महत्वपूर्ण स्थान, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई गवर्नेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
सब मिला करके 10 क्वेश्चन आएगा। मुझे एक बात बताओ, ये पहले वाले और दूसरे वाले टॉपिक के लिए आप लोड ऑफ इंफॉर्मेशन लेकर के एग्जाम में क्यों जाओगे? क्या इतने करंट अफेयर्स की जरूरत होगी जितना आप लोगों को दिया जा रहा है एफएसओ के लिए? बिल्कुल नहीं। वो करंट अफेयर जो आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं एफएसओ के नाम से, कहीं भी डिबेट कर सकता हूं मैं इस बात को लेकर के, वो बेसिकली एमपीपीएससी प्रीलिम्स या एसआई वैसाई के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल उतना लोड ऑफ इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। आ रही बात समझ में? सो करंट अफेयर्स जितना मैं करवाऊंगा वो मोर देन सफिशिएंट होगा आप लोगों के पेपर के लिए, फाइन। क्योंकि हमको पता भी है एफएसओ के सिलेबस के हेडिंग के अंदर अगर करंट अफेयर्स दिया तो उसको कैसे कवर करवाना है। अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स या एमपीपीएससी एसआई, सॉरी नॉट एमपीपीएससी एसआई, एमपीएसआई या एमपी के दूसरे एग्जाम के अंडर में अगर करंट अफेयर्स का टॉपिक दिया है तो फिर वहां उसको कैसे कवर करवाना है। सो यू डिड नॉट हैव टू टेक दैट पेन, फाइन। सर यूनिट, हाँ जी प्रिया जी। नहीं नहीं, पूरा मैं नहीं लूंगा, मैं करंट अफेयर्स लूंगा। कंप्यूटर वाला सेगमेंट आप लोगों को कोई और लेगा, है ना। सेक्शन ए का यूनिट नंबर 1 से लेकर के 5 तक का एमसीक्यू मैं लूंगा, ठीक। यूनिट नंबर 5 का करंट अफेयर्स वाला टॉपिक मैं लूंगा। हाँ, करंट का टॉपिक मेरा पूरा रहेगा, मैं ही लूंगा। ये अक्टूबर से शुरू करेंगे, अभी नहीं। ये अक्टूबर से शुरू होगा। डेट मैं आप लोगों को कंफर्म कर दूंगा, क्योंकि तब तक यार स्थिति क्लियर हो जाएगी ना, एग्जाम डेट भी क्लियर हो जाएगी तब तक। भाई कोई डाउट, कोई और सवाल आप लोगों का तो अभी पूछ लो। थैंक यू थैंक यू। कोई और सवाल आप लोगों का तो अभी पूछ लो। जो 14 दिसंबर की डेट है ना, उसको लेकर के, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं काय को नहीं करवाऊं आयोग, आशीष सर ही करवाएंगे आयोग, ठीक है। वो मुझसे बेहतर ये पॉलिटी पढ़ाएंगे, आशीष सर से बेहतर मैं पॉलिटी नहीं पढ़ा पाऊंगा, भाई। तो आयोग आशीष सर ही करवाएंगे। जी प्रिया जी, अभी तक तो 14 ही है। अभी तक तो 14 तारीख ही है। ठीक है, कोई और सवाल आप लोगों का? ऐसा नहीं है, कोशिश करना आशीष सर का भी याद जल्दी हो जाएगा। चलो बड़े आगे। तो इन 3 शब्दों को मत भूलना। थ्री वर्ड्स व्हाट आर दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन इज आरपीआर, इनको मत भूलना बस, ठीक है। बड़े आगे। चलो 10 से 15 मिनट और लूंगा मैं आप लोगों का। छोटा सा एक टॉपिक है, वैल्यूएशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल करके, है ना। तो इवैल्यूएशन ऑफ पैकेजिंग में आप लोगों को क्या करना है ये मैंने पीपीटी में दे दिया है, ठीक। एक बार सिर्फ इसी को फॉलो कर लेना, क्वेश्चन फंसेगा तो बन जाएगा, वरना मुझे लगता नहीं है इवैल्यूएशन ऑफ पैकेजिंग को लेकर के क्वेश्चन आए। प्रीवियस ईयर पेपर में भी हमने उसको देखा नहीं, वो रेगुलेशन के संबंध में क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, डायरेक्ट इवैल्यूएशन ऑफ पैकेजिंग को लेकर के क्वेश्चन बन नहीं रहा। बट फिर भी एक छोटा सा है, छोड़ना क्यों है, कुछ पूछना है तो भी पूछ लो। किसी भी तरीके का डाउट हो अभी पूछ लो, पूरे के पूरे सिलेबस में। तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। सबसे पहले अब कम से कम उन यूनिट्स को या उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लो जो मैंने एक सेशन में आप लोगों को बताए हैं, क्लियर। और फिर उनके क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो। याद रखना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक।
यूनिट नंबर 9 का मेरा थोड़ा एनालिसिस और बचा हुआ है, सर के साथ बैठ करके ये हम एनालिसिस कर रहे हैं कि यार क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं और किस तरीके से आने की संभावना है। तो एक बार वो एनालिसिस हमारा खत्म हो जाए तो फिर मैं आपको यूनिट नंबर 9 के भी बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स दी मोस्ट हैं। तो 5 में से 3 या को तो टारगेट हमको करना ही है यूनिट नंबर 9 में, बता दूंगा मैं। कोई सवाल हो तो अभी पूछ लो बॉस। यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी। यू हैव एनी क्वेश्चन या बढ़े आगे? बता दो, कोई सवाल है तो बताओ वरना फिर आगे बढ़े। चलो देखो, लास्टली हमने क्या कवर किया था? सो फाइन, लास्टली हमने कवर किया था ये ड्राफ्ट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पैकेजिंग अमेंडमेंट रेगुलेशन 2022, है ना? तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक क्यों? क्योंकि ये रिसाइकल को लेकर के बात कर रहा है, प्रोविजंस दे रहा है ना? और रिसाइकलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर चाहे वो एफएसओ का पेपर हो, चाहे वो एमबीपीएससी का पेपर हो, एमबीपीएससी का मेंस हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। रिसाइकल वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है लगभग लगभग हर सेगमेंट के लिए। ठीक है, सो नाउ यू सी, तो हमने लास्टली जो है ये डिस्कस किया था कि 2022 का ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट बोले तो डॉक्यूमेंट है, जो किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो कि प्लास्टिक से प्लास्टिक रिसाइकल करके कुछ ना कुछ ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि एफसीएम के लिए या इस तौर पर जो है यूज किया जाएगा, यानी कि फूड कॉन्टैक्ट मटेरियल के तौर पर यूज किया जाएगा। ठीक, तो उनको लेकर के ये ड्राफ्ट रेगुलेशन 2022 का सरकार लेकर के आई थी, और उसके कुछ कुछ ये प्रोविजंस है जो मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से पढ़ना है, एप्लीकेशन सबमिट कौन करेगा, राउटिंग कैसे होगी, स्क्रूटनी कैसे होगी, अप्रूवल कैसे होगा और पब्लिकेशन कैसा होगा। ठीक, 2000 रुपए का एक फीस पे करना पड़ेगा। फाइन, स्क्रूटनी अथॉरिटी फसाई है, 30 दिन का समय मिलेगा स्क्रूटनी के लिए। ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड किसको जाएगी? तो सीईओ ऑफ फसाई को फॉरवर्ड की जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को ये भी याद रखना है कि ये वेबसाइट में जो है फसाई इसको अपलोड भी करेगी, पब्लिक डोमेन में रखना इसको जरूरी है। सो दिस वाज द लास्ट थिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, और दूसरा इफेक्टिव कब हुआ? तो जनवरी 18 2022 को। दिस वाज द लास्ट थिंग वी हैव डिस्कस्ड। फाइन, नाउ यू सी, अब आप लोगों का एक टॉपिक बच रहा है, बस तो खैर 2 रहे हैं भाई, नोवेल टेक्नोलॉजीज, और उससे पहले एक टॉपिक बच रहा है इवैल्यूएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल। ठीक, अब सुन लो, बहुत आसान सी चीज है, बहुत ज्यादा आसान सी चीज है। इवैल्यूएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है? डेफिनेशन हो सके एमपीएससी तो पूछ ले। फाइन, कि इवैल्यूएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल से क्या तात्पर्य है, व्हाट डज इट मींस। ठीक, हो सकता है पूछ ले, और नहीं तो फिर इवैल्यूएशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल का पर्पस पूछ लेगा या एम पूछ लेगा। बात आ रही समझ में? बात आ रही समझ में? तो 2 ही तरीके से इस टॉपिक को आप लोगों को जो है कवर करना है। एक तो पहली डेफिनेशन और पर्पस याद रख लो, और फिर दूसरा तरीका जो आप लोगों को इवैल्यूएशन ऑफ पैकेजिंग के टॉपिक में देखना है वो है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, फाइन, या मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। ये 2 ही तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज और किसी भी तरीके से क्वेश्चन इस टॉपिक में नहीं बनता है। क्लियर? इवैल्यूएशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल क्या है, पर्पस क्या है पहला, और दूसरा मेथड क्या है। तो मेथड मैंने यहां डायरेक्टली दे दी है आप लोगों को, मैं बता दूंगा कि इसको कवर कैसे करना है। फाइन, अब देखो, कभी भी कोई भी अगर आपसे पूछे कि यार इवैल्यूएशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल को डिफाइन कैसे करोगे, हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन दिस पर्टिकुलर टर्म कॉल्ड इवैल्यूएशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, आप इसको जो है किस तरीके से परिभाषित करें, तो खाली एक चीज याद रखना, क्या हमने यूनिट नंबर 6 जिस तरीके से शुरू की थी, यूनिट नंबर 6 में मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी टर्म को डिफाइन करने से पहले देख लो कि उस डेफिनेशन में कौन कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं। सो यू फोकस ऑन द कीवर्ड्स फर्स्ट, यू फोकस ऑन द, आप लोगों को डेफिनेशन लिखना नहीं है, आप लोगों को डेफिनेशन बताना है। ठीक, तो आप लोगों को क्या करना है, आपको सबसे पहले कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान दे दो कि यार किसी भी शब्द की परिभाषा में जो कीवर्ड्स है वो कौन कौन से हैं। यहां देख लो, यहां इवैल्यूएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल लिखा हुआ है, भूल जाओ इसको, ये क्या लिखा है। आपके सामने एक शब्द है इवैल्यूएशन,
आपके सामने एक शब्द है क्या? इवैल्यूएशन। आपके सामने एक शब्द है क्या? मूल्यांकन। इवैल्यूएशन। अब वो इवैल्यूएशन चाहे फूड पैकेजिंग मटेरियल का हो, चाहे खाद्य पदार्थ का हो, चाहे किसी का भी हो, हमको मतलब नहीं है। हमारे सामने तो एक शब्द है क्या? इवैल्यूएशन। ठीक, मूल्यांकन। तो हमारे सामने, हमारे दिमाग में सबसे पहली एक चीज आनी चाहिए क्या? कि अगर मैं किसी भी चीज का इवैल्यूएशन करूंगा, किसी भी चीज का मूल्यांकन करूंगा, तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है। ये बेसिकली एक क्या है? ये बेसिकली एक प्रोसेस है। इवैल्यूएशन करना एक प्रोसेस है, मूल्यांकन करना एक प्रोसेस है। ठीक, मोटे मोटे तौर पर मैं आप लोगों को समझा देता हूं, डेफिनेशन आप लोगों के दिमाग में छप जाएगी। फाइन। अब गौर फरमाओ कि यार इस प्रोसेस को, जिसको हम इवैल्यूएशन बोल रहे हैं, इसको हम किस तरीके के कमोडिटी के लिए यूज कर रहे हैं। ये इवैल्यूएशन हमको किसका करना है? तो फिर हमारे दिमाग में या हमारे आंखों के सामने एक शब्द है फूड पैकेजिंग मटेरियल का। फूड पैकेजिंग मटेरियल का। ठीक, डेफिनेशन पे आओ। देखो हमको डेफिनेशन कैसे याद रखनी है। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि इवैल्यूएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। क्या है? वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है। प्रक्रिया है, कैसी है? साइंटिफिक है। कैसी है? साइंटिफिक है। जिससे जांच की जाती है, जिससे एसेस किया जाता है। क्या जांच करना है? क्या जांच करना है? इसको जांच करना है, मगर इसमें क्या जांच करना है? इसमें जांच करना है इसकी सूटेबिलिटी, सेफ्टी, इफेक्टिवनेस, एनवायरमेंटल अप्रोप्रिएटनेस। सामग्री की उपयोगिता, सुरक्षा, प्रभावकारिता और पर्यावरणीय प्रभाव की जांच। की जांच। और एंश्योर करना है, क्या करना है? सुनिश्चित करना है क्या? कि जो पैकेजिंग मटेरियल है ये खाद्य पदार्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है, वेस्ट को रिड्यूस कर रहा है और कंप्लाई कर रहा है किससे? रेगुलेशन से। ये कुछ कीवर्ड्स है जो आप लोगों के दिमाग में बैठ जाने चाहिए। ठीक है, आंख बंद कर लो और सुन लो, बस आंख बंद करके सुन लो। डेफिनेशन में आप लोगों के सामने बोल देता हूं। इवैल्यूएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल एक ऐसी साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें एसेस किया जाता है क्या? क्या उस मटेरियल की सूटेबिलिटी, सेफ्टी, इफेक्टिवनेस और एनवायरमेंटल अप्रोप्रिएटनेस, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि उस मटेरियल में जो खाद्य पदार्थ है वो प्रोटेक्टेड है, वो वेस्ट को रिड्यूस कर रहा है और वो रेगुलेशन को कंपाइल कर रहा है, कंप्लायंस कर रहा है। ये बातें हैं, ये बेसिकली मोटे मोटे तौर पर इवैल्यूएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल कहलाता है। इवैल्यूएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल कहलाता है। अगर डेफिनेशन याद करने में दिक्कत जाए तो खाली एक एग्जांपल याद रख लो। एग्जांपल क्या है? दूध का टेट्रा पैक। खाली ऐसे याद रख लो। ये जो टेट्रा पैक है, ये जो दूध का टेट्रा पैक है, फाइन, ये भी तो पैकेजिंग मटेरियल ही है भाई साहब। ये भी तो पैकेजिंग मटेरियल है। पन्नी में बांध के क्यों नहीं दे रहा दूध? ये टेट्रा पैक में ही क्यों दे रहा है? वो ट्रांसफरेबल पन्नी में बांध के क्यों नहीं दे रहे हैं? ये मोटे मोटी पन्नी, ये मोटे मोटे पैकेजिंग में क्यों दे रहे हैं? टेट्रा पैक में क्यों दे रहे हैं दूध बांध करके? कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई तो रीजन होगा। टेट्रा पैक में दूध देना, टेट्रा पैक को इवैल्यूएट करता है फसाई। कौन करता है? फूड अथॉरिटी, फसाई। ठीक, होता क्या है? इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि भाई साहब गर्मी से कोई रसायन दूध में ना जाए। टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। जब टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? इसका मतलब क्या कर रहा है? एसेस कर रहा है। क्या कर रहा है? एसेस कर रहा है सूटेबिलिटी, सेफ्टी, इफेक्टिवनेस और एनवायरमेंटल अप्रोप्रिएटनेस। बात आ रही समझ में? ये टेट्रा पैक, ये टेट्रा पैक दूध को सुरक्षित बना रहा है। ये टेट्रा पैक दूध को सुरक्षित बना रहा है। ये टेट्रा पैक इंश्योर करता है कि भैया तापमान अगर बढ़ जाए, बाहर का बाहरी तापमान अगर बढ़ जाए, सराउंडिंग एनवायरनमेंट अगर उसमें अगर गर्माहट ज्यादा आ जाए तो कहीं दूध खराब ना हो जाए। इसलिए तो देखो टेट्रा पैक में रखा हुआ दूध कितने कितने दिनों तक चल जाता है। भाई अगर अपन ये पन्नी वाला दूध लेकर के आते हैं, इस पैकेट वाला, तो वो शायद 2 दिन की वैलिडिटी रहती है उसकी, 1 या 2 दिन की। पर टेट्रा पैक वाला रखा है, रखा है। क्यों? क्योंकि उसकी पैकेजिंग की क्वालिटी ही वही है।
अगर ऐसा नहीं हुआ ना, अगर ऐसा नहीं हुआ, यदि यदि ये टेट्रा पैक की क्वालिटी खराब हुई, अगर इस टेट्रा पैक की क्वालिटी खराब हो गई, अगर इसकी पैकेजिंग खराब हो गई, तो भंवर कुआं में फुटपाथ में बेचने वाला खाना और इस टेट्रा पैक में रखा हुआ दूध, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए पैकेजिंग का इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पैकेजिंग का मूल्यांकन इंपॉर्टेंट है। सो गोइंग बाय द डेफिनेशन एंड गोइंग बाय द एग्जांपल, पैकेजिंग का मूलभूत उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कि भैया वो पैकेट उस खाद्य पदार्थ को प्रोटेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वेस्ट रिड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, और सरकार ने जो रेगुलेशंस बनाए हैं, अथॉरिटी ने जो रेगुलेशंस बनाए हैं, उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सुनिश्चित करना है। जल्दी बताओ, कोई समस्या? कोई समस्या? छोटी सी चीज है, एकदम छोटी सी चीज है, हाल खत्म हो जाएगी। कोई समस्या? किसी को भी? क्लियर है? चलो फिर बढ़ो आगे। अब देखो, अब इसमें कुछ की पॉइंट्स आएंगे आप लोगों के सामने, है ना? ओके ओके ओके। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक? कि ये जो इवैल्यूएशन किया जाता है, बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, फाइन? तो ऊपर ऊपर से इन की पॉइंट्स को याद रख लो, ठीक? मैं पीडीएफ शेयर करूंगा तो उसमें जूम करके देख लेना, जगह नहीं थी इसलिए मैंने उसको थोड़ा जो फॉन्ट है उसका साइज कम ही रख पाया। क्या दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। हाँ ऑफ कोर्स डेटा पैक से क्वेश्चन आया, वैसे ले बोल रहा हूँ, इक्का दुक्का क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा, है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हुए जाना बॉस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक? अब देखो, अब की पॉइंट्स में क्या याद रखना? की पॉइंट्स बेसिकली इसके एम है या पर्पस है, पर्पस है, ठीक? कि इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है, इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो इससे होगा क्या, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये अलग अलग पैरामीटर्स पर है, इवैल्यूएशन कर रहे हैं हम फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, मैं पढ़ करके बता देता हूं बस, है ना? फाइन। पैकेजिंग मस्ट बी सेफ, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स लाइक बीपीए, ठीक? ये पढ़ लेना क्या होता है मुझे नहीं पता। नो केमिकल रिएक्शन विद फूड ड्यू टू हीट, कोल्ड और मॉइस्चर, कंप्लायंस विद फसाई, एफडीए, ईयू स्टैंडर्ड, एंश्योर माइग्रेशन लिमिट। अभी हमने डेफिनेशन में यही देखा है, एग्जाम्पल देख लो। भारत में बिस्लेरी की पीईटी बोतलों का मूल्यांकन फसाई द्वारा बीपीए माइग्रेशन के लिए किया जाता है। यदि बीपीए अधिक हो तो गर्मियों में बोतल गर्म होने पर पानी विषाक्त हो सकता है, खराब हो जाएगा पानी, फाइन? तो इसलिए पैकेजिंग का इवैल्यूएशन जरूरी है, फूड सेफ्टी के को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान में रखते हुए, इजी टू ओपन क्लोज, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल बैरियर अगेंस्ट एयर, वाटर, मॉइस्चर, सनलाइट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सीलिंग एबिलिटी, स्ट्रॉन्ग सील्स टू प्रिवेंट एयर लिक्विड लीक्स। मैगी का वो खोला? हाँ, मैगी आप लोगों ने इंस्टेंट मैगी देखा होगा, मार्केट में मिलता है ना, बॉक्स में, डब्बे में। उसकी सील बहुत टाइट है, सील बहुत टाइट है, क्यों? अगर सील लूज हुई और गलती से फूड हैंडलिंग के टाइम पर अगर सील खुल गई, हाँ, तो उस मैगी में तो मॉइस्चर चला जाएगा, और अगर मॉइस्चर चला गया तो हमारे पास अल्टीमेटली एक ही चारा बचेगा, फेंक दो भैया उसको, क्योंकि फिर उसका टेस्ट बदलेगा, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बदल जाएगा, और फिर खाने में वो बेकार लगेगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग, ठीक? तो इवैल्यूएशन फिजिकल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ध्यान में रखते हुए किया जाता है, इवैल्यूएशन ऑफ फूड पैकेजिंग, राइट? वही चीज इसमें लिखी है। हल्दीराम के नमकीन पैकेट की लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग मजबूत होती है, जो ट्रेन यात्रा में दबने से नहीं फटती। यदि कमजोर हो तो लोकल ट्रेन में भी अगर तुम यात्रा कर रहे हो, जाहिर सी बात है भीड़ है,
बढ़ जाएगा। फाइन। दूसरा, यूजेबिलिटी एंड कंज्यूमर कन्वीनियंस। देखो ये 3 से 4 पॉइंट जो है ना, ये सीधे सीधे आप लोग के ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। फाइन। द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ फूड पैकेजिंग आर, 4 पॉइंट दे दिए, आपको लगाना है कि भैया इनमें से कौन है, कौन सा पर्पस है, और शब्द यही रहेंगे। पर्पस क्या है? फूड सेफ्टी को इंश्योर करना, हाँ भैया बिल्कुल है। पर्पस क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंश्योर करना, जी हाँ बिल्कुल है। यूजेबिलिटी और कंज्यूमर कन्वीनियंस, जी हाँ ये भी है। अट्रैक्टिव बनाना, उसको इंफॉर्मेटिव बनाना, लेबलिंग बनाना, इजी टू ओपन, इजी टू हैंडल, फाइन, ये भी पर्पस है। ठीक। पार्ले जी के बिस्किट, जाहिर सी बात है, स्कूल में तुम बिस्किट दे रहे हो बच्चों को, हाँ, अगर बच्चा उसको फाड़ ही नहीं पा रहा है, अगली बार तो वो उसको एंजॉय नहीं करेगा। अगर तुमने उसकी सील इतनी टाइट बना दी है कि बच्चे के हाथ से खुल ही नहीं रहा, तो द नेक्स्ट टाइम द स्टूडेंट और द दैट चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू हैव दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन हिज हैंड। फाइन। तो उसकी यूजिबिलिटी, यूटिलिटी भी दर्शाता है क्या? पैकेजिंग। ठीक। फिर इकोनॉमिक इवैल्यूएशन, इजी ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रीजनेबल कॉस्ट, बैलेंस परफॉर्मेंस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एग्जांपल देख लो, मदर डेयरी के दूध पाउच। अब देखो क्या बोल रहा है आपको, इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। आप लोगों ने देखा होगा यार, 12-12 रुपए में दूध मिल रहा है, मतलब वो छोटे छोटे पाउच, शायद अब बढ़ गया होगा रेट, तो मुझे आइडिया नहीं है, छोटे छोटे। ठीक। मतलब आप लोगों ने ये देखा होगा कि दैट देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन इन द पैकेजिंग ऑफ द मिल्क इटसेल्फ। देयर इज अ ह्यूज वेरिएशन इन द पैकेजिंग ऑफ द मिल्क इटसेल्फ। 1 लीटर का भी पैकेट बन रहा है, आधे लीटर का भी बन रहा है, और उसके बाद वो छोटे छोटे से भी बन रहे हैं, 10, 12, 15 रुपए के। पर्पस क्या है यार? ये इकोनॉमिक वायबिलिटी तो है, ये इकोनॉमिक वायबिलिटी तो है। जरूरत के हिसाब से आदमी कमोडिटी खरीदेगा, सुविधा के हिसाब से आदमी उस कमोडिटी को एंजॉय करेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हॉस्टल में रह रहे हो आप लोग, मान लो जैसे भौरकुआ इंदौर में, या और भी ऐसे कॉम्पिटेटिव सेंटर्स, ऐसे सेंटर जहां कंपटीशन की तैयारी होती है। हॉस्टल में रह रहे हो, स्टोरेज फैसिलिटी आपके पास है नहीं, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, या फॉर दैट मैटर फ्रिज वगैरह आप लोगों के पास है नहीं। हा? अब 1 लीटर का दूध का पैकेट ला करके 2 लोगों के बीच में क्या करोगे तुम? वो तो खराब हो जाएगा। सो यूटिलिटी के हिसाब से, रिसोर्स के हिसाब से भी पैकेजिंग को बहुत तवज्जो दी जाती है, पैकेजिंग का ध्यान रखा जाता है। वही चीज बोल रहा है, इकोनॉमिक यूटिलिटी या इकोनॉमिक इवैल्यूएशन। क्या अगर हम छोटे छोटे पैकेट भी बना दिए तो जाहिर सी बात है हमारी रीच बढ़ जाएगी। खाली सोच करके देखो, ये एग्जाम्पल आप लोगों को लाइवली लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? आप लोग इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि यार पैकेजिंग का महत्व क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पैकेजिंग ऑल टुगेदर। इन्होंने दूध के पैकेट्स, छोटे छोटे दूध के छोटे छोटे पैकेट्स को बनाना शुरू किया, इनकी रीच बढ़ गई। इसी प्रोडक्ट को अब लोग और खरीदने लगे, स्टूडेंट्स खासकर, जिनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, वो इनको ज्यादा परचेस कर रहा है। बता रही समझ में? तो पैकेजिंग अलग अलग तरीके से, इनका पर्पस, इनका एम। फिर देखो एनवायरमेंटल इंपैक्ट, मिनिमल कार्बन फुटप्रिंट, रीयूजेबल, रिसाइक्लेबल, बायोडिग्रेडेबल, नेचुरल डिकम्पोज एंड विदाउट हार्म एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जाहिर सी बात है, अगर पैकेजिंग प्योर प्लास्टिक और नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक पैकेजिंग में अगर यूज की जा रही है तो कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ा देगी। फाइन। वेयरएज अगर पैकेजिंग आप लोग देख रहे हो, अब लगभग हर जगह पैकेजिंग कैसी होने लगी है, कार्डबोर्ड या पेपर पैकेजिंग होने लगी है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में, या फॉर दैट मैटर एनवायरमेंटल हार्म को कम करेगा, डिप्लीशन को कम करेगा। ठीक। इसलिए टाइम टू टाइम जो क्या होता है, टाइम टू टाइम पैकेजिंग में भी अलग अलग तरीके से बदलाव हम देखते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से भी देखते हैं। इसमें मैंने वो पॉइंट लिया नहीं है, बहुत वेग हो जाएगा वरना। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम करने के लिए भी लेते हैं। यस ऑफ कोर्स डिग्रेडेबल है,
है ना, पेपर पैकेजिंग डिग्रेडेबल है, तो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होगा, पर्यावरण बचा रहेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बेसिकली इसके एम है, पर्पस है, एंड सो ऑन एंड सो। ठीक, तो एक चीज तो यहां कवर होती है, क्या, इवैल्यूएशन की परिभाषा और इवैल्यूएशन का पर्पस, एम क्या है। फाइन, कहां कहां हमको ये फूड पैकेजिंग मटेरियल को इवैल्यूएट करने की जरूरत है, तो फूड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जरूरत है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए जरूरत है, कंज्यूमर कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए जरूरत है, इकोनॉमिक इवैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए जरूरत है, और एनवायरमेंटल इंपैक्ट को भी ध्यान में रखते हुए फूड पैकेजिंग मटेरियल का इवैल्यूएशन की जरूरत है। ठीक, अब एक लास्ट चीज बच रही है, ये मैथड्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, डिटेल में जाना ही नहीं, आप लोगों से सवाल ज्यादा पूछा ही नहीं है, और यहां से इस टॉपिक से सवाल पूछने की गुंजाइश भी कम है। फाइन, अब अगर आप चाहोगे तो मैं जैसे बाकी तमाम कोचिंग संस्थान अगर इसमें से अगर क्वेश्चंस निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो एआई टूल का यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको भी जो है एआई टूल में डालूंगा और 20-25 क्वेश्चन हर टॉपिक के निकाल करके आप लोगों को दे दूंगा, पर उससे होने जाना कुछ नहीं है। फाइन, फिर वो अगेन आपको लोड ऑफ इंफॉर्मेशन से लादना है। ठीक, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट है मैं पढ़ करके बता रहा हूं उतना ही कर लेना और आगे बढ़ जाना। क्लियर है? यूनिट नंबर 4 में जो प्रिजर्वेशन टेक्निक आप लोगों को दी गई है, थर्मल, नॉन थर्मल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, पैकेजिंग लेबलिंग का एक्ट, जी, पैकेजिंग लेबलिंग का एक्ट, रेगुलेशन, फाइन, जो हमने डिस्कस किया है, इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट होगा। फाइन, नोवेल टेक्नोलॉजीज आप लोग को मैं रेफरेंस के तौर पर यहां दूंगा, जरूर छोड़ूंगा नहीं, दूंगा। वही नोवेल टेक्नोलॉजीज आप लोग यूनिट नंबर 9 में डिटेल में पढ़ोगे, सेम नोवेल टेक्नोलॉजी आप लोग यूनिट नंबर 9 में डिटेल में पढ़ोगे। फाइन, हर्डल टेक्नोलॉजी, मैप, इन सब का रेफरेंस आएगा, डिटेलिंग कहां होगी, यूनिट नंबर 9 में होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं स्ट्रैटेजी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और जो मान लेगा स्ट्रैटेजी बद्ध तरीके से तैयारी कर लेगा, पेपर निकल जाएगा। फाइन, दिक्कत नहीं जाएगी। तो सुन लो, अब देखो, मैथड्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना जो अभी अभी मैंने आप लोगों को दिखाए हैं, उसमें सीधे तौर पर एक सवाल पूछता है और रिपीटेड क्वेश्चन है कि इन चार में से ए बी सी डी, इन चार में से कौन सा फिजिकल केमिकल मेथड नहीं है। इसका मतलब पहला तरीके का सवाल तो हमारे दिमाग में फिट बैठ गया कि भैया टाइप्स ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल के जो इवैल्यूएशन के मेथड है उनको देख लो कि कौन कौन से मेथड है। एक सवाल तो डन हो गया, जैसे केमिकल है, फिजिकल है, फाइन, ऐसी माइक्रोबियल मेथड है, ये हो गया। फिर इनके अंदर कौन कौन से मेथड है, या इनके अंदर कौन कौन सी सब टॉपिक्स हमको कवर करना है, उसकी एक लिस्ट बना लो और फिर इस टॉपिक को पढ़ो। वही चीज हम कर रहे हैं। ठीक, देखो, मैथड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल, पहला क्वेश्चन, कितने तरीके के मेथड है, कितने तरीके के मेथड है, तो याद रखो कम से कम 3। पहला केमिकल टेस्टिंग, मैं लिखता भी जाता हूं, आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसकी। पहला केमिकल टेस्टिंग, दूसरा क्या है, फिजिकल टेस्टिंग, और फिर तीसरा क्या है, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग। ये 3 याद रखो, फिजिकल टेस्टिंग और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, ये 3 याद रखो। सीधा क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल, नो, इवैल्यूएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल। इन 4 में से कौन सा मैथड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल नहीं है। ठीक, तो ये 3 दिया होगा और एक कोई दूसरा चौथा ऑप्शन आप लोगों के सामने होगा, उसको टिक करके आ जाना कि ये 3 तो मेथड है। इसके अलावा अगर कभी आप लोगों से पूछ रहा है एनवायरमेंटल टेस्टिंग, वो भी लगा देना, वो भी सही है, वो भी एक मेथड होता है। ठीक, बट बेसिकली
3 इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से, ये रहे, इनका नाम मत भूलना, इनका नाम मत भूलना। फाइन। अब नाउ द फर्स्ट ऑफ द टेस्टिंग इज केमिकल टेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ द मेथड इज केमिकल टेस्टिंग। सबसे पहला मेथड कौन सा है, केमिकल टेस्टिंग का मेथड। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को कैसे याद रखना है, देखो याद रखो, आप लोगों के सामने सीधा एक शब्द देगा, डायरेक्टली यू आर गोइंग टू गेट वन वर्ड, क्या, माइग्रेशन टेस्टिंग किस तरीके का मेथड है। माइग्रेशन टेस्टिंग किस तरीके का मेथड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल है, किस तरीके का है, तो याद क्या रखना है, केमिकल टेस्टिंग के अंदर आता है। याद क्या रखना है, केमिकल टेस्टिंग के अंदर आता है। माइग्रेशन टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ केमिकल टेस्टिंग, दैट इज वन ऑफ द मेथड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताना। जल्दी बताना। कॉम्प्लेक्स हो रहा है, क्वेश्चन कहां कहां से और कैसे बनेंगे ये मैं आप लोगों को आइडिया देता हुआ जा रहा हूं, और उतना ही करना बस, कृपया, मतलब प्लीज मान लेना कृपया। ठीक, इसका मतलब अगर ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि माइग्रेशन टेस्टिंग किस तरीके का टेस्टिंग है अंडर द मेथड ऑफ मेथड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग मटेरियल, तो हमारे पास जवाब के तौर पर है केमिकल टेस्टिंग है। ठीक है, अगर यह सवाल बन सकता है तो इसका मतलब सवाल दूसरे तरीके से भी बन सकता है, क्या, माइग्रेशन टेस्टिंग के अलावा इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। माइग्रेशन टेस्टिंग के अलावा इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपसे पूछ ले कि केमिकल टेस्टिंग के अंदर कौन कौन से तरीके आते हैं। अंडर केमिकल टेस्टिंग ऑफ वन ऑफ द मेथड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर इट। इनमें से कौन कौन से आते हैं, तो याद रखना, क्या, माइग्रेशन टेस्टिंग तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। फिर एक तरीका और होता है पीएच एंड फूड कांटेक्ट, इसको भी टेस्ट किया जाता है। पीएच और फूड कांटेक्ट इसको भी टेस्ट किया जाता है, ठीक, जो कि केमिकल टेस्टिंग के अंदर ही आता है। कंपैटिबिलिटी रेजिस्टेंस, इसको भी चेक किया जाता है कि भैया पैकेजिंग कितनी मजबूत है, अगर प्रेशर लगाएंगे तो कहीं फूट तो नहीं जा रहा है। चिप्स के पैकेट को अगर मैं जोर से दबा रहा हूं या कितने जोर से दबा रहा हूं तब जाकर के फूट रहा है, इसकी भी तो टेस्टिंग होती है। हाँ, ड्यूरेबिलिटी बोल देते हैं कभी कभी हम इसको। ठीक, फिर सॉल्वेंट टेस्टिंग, कहीं रिसाव तो नहीं हो रहा, एग्जांपल दूंगा अभी मैं, एग्जांपल से समझा दूंगा, कहीं रिसाव तो नहीं हो रहा। फिर सील स्ट्रेंथ टेस्टिंग, अभी मैंने पार्ले जी का एग्जांपल दिया, कि पैकेजिंग में जो सील को तुम यूज कर रहे हो वो कमोडिटी के हिसाब से कितनी मजबूत रखनी है या नहीं रखनी है, इसको भी तो टेस्ट किया जाना चाहिए। जो मैगी मार्केट में मिल रही है वो भी एक कमोडिटी है, पार्ले जी के बिस्किट का पैकेट भी एक कमोडिटी है, पैकेजिंग दोनों में हुई है, पर दोनों की सील का जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग है। एक को खोलने के लिए ज्यादा दम लगाना पड़ रहा है और दूसरे को सिर्फ हल्के से स्प्लिट किया जा सकता है, उसके लिए भी तो कोई ना कोई टेस्टिंग होगी। तो कभी भी अगर आप लोगों के सामने ये शब्द आ जाए तो याद रखना, ये these all comes under one type of testing called chemical testing, जो कि एक मेथड है इवैल्यूएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल का। Am I clear? कोई डाउट हो तो भी पूछो, पानी पी के आता हूं। क्लियर है, कौन है बोला, बड़े आगे चलो ठीक है, फाइन। तो पहली तो बात ये हो गई, ठीक है। ना यू सी,
अब ये माइग्रेशन टेस्टिंग होता क्या है, ज्यादा लोड लेना ही नहीं है दिमाग में, ठीक। हमने कुछ 2-3 तरीके की माइग्रेशन लिमिट्स देखी थी, याद है, याद है। माइग्रेशन लिमिट देखी है, पढ़ी है मतलब, याद है क्या, कल के सेशन में भी आया था ना, ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं तो खाली फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ। कुछ माइग्रेशन लिमिट करके हमने कुछ पढ़ा है ना, जैसे ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट हुआ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एसएमएल हुआ, याद है, मतलब थोड़ा बहुत भी ओवरव्यू है ना। जल्दी बताना। देखो कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है इसकी जानकारी है मेरे को, है ना, एफसीएम। एफसीएम तो फूड कांटेक्ट मटेरियल हो गया, ओएमएल, फाइन, है ना, ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखो कहने की बात यह है, माइग्रेशन टेस्टिंग में क्या किया जाता है, माइग्रेशन टेस्टिंग में सिर्फ यही टेस्ट किया जाता है कि जो हार्मफुल केमिकल्स हैं कहीं वो तो माइग्रेट नहीं कर दिए हैं खाने में। इस पर्टिकुलर पानी की बोतल को बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज किया गया है और इस बोतल को बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज किया गया है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, फाइन, ठीक। आप लोग देखोगे कि कहीं कहीं, अच्छा इसमें ब्लर हो गया है, कहीं कहीं रिसाइकल का साइन दिखता है आप लोगों को, किसी ना किसी पैकेजिंग में रिसाइकल का साइन दिखता है, फाइन। और वहां लिखा होगा, क्या लिखा होगा, OML फ्री, ठीक, ओवरऑल माइग्रेशन लिमिट फ्री। इसका मतलब उस प्लास्टिक और खाद्य पदार्थ जो कि उस पर्टिकुलर पैकेजिंग के अंदर मौजूद है उनमें किसी भी तरीके का मिश्रण नहीं हो रहा, उनमें किसी भी तरीके का मिश्रण नहीं हो रहा। तो इसी माइग्रेशन को चेक किया जाता है, और अगर तुम माइग्रेशन को चेक कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वो तो केमिकल एक्टिविटी हो गई। माइग्रेशन को अगर चेक कर रहे हो तो वो तो केमिकल एक्टिविटी है, और अगर केमिकल एक्टिविटी है तो किस तरीके का टेस्टिंग होगा, तो केमिकल टेस्टिंग होगी। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में। इसलिए केमिकल टेस्टिंग के अंदर हमने एक चीज देख ली, माइग्रेशन टेस्टिंग, फाइन। फूड पैकेजिंग मटेरियल, किस चीज का बना हुआ है ये मटेरियल, और फिर उसमें माइग्रेशन टेस्टिंग की जाती है ये देखने के लिए कि उस मटेरियल और उस पैकेजिंग के अंदर रखा हुआ खाद्य पदार्थ कहीं इनके बीच में प्रॉपर्टीज का आदान प्रदान तो नहीं हो गया, मिक्सचर तो नहीं हो गया, वरना फिर वो हार्मफुल हो जाएगा। दैट इज टू से, इतनी ही आसान चीज है। सेम चीज लिखी है एग्जांपल के तौर पर, प्लास्टिक बोतलों में बीपीए माइग्रेशन, खाली ये चेक किया जाता है, ठीक। ऐसे ही दूसरा मेथड है, क्या है, पीएच और खाद्य संपर्क, पीएच एंड फूड कांटेक्ट। पीएच एंड फूड कांटेक्ट बेहतरीन एग्जांपल है क्या, तुम्हारा सॉस, तुम्हारा मतलब टोमेटो सॉस जो तुम यूज करते हो, ठीक। केन्ड पैकेजिंग में, कंटेनर पैकेजिंग में, मेटल पैकेजिंग में सबसे अहम जो चिंता जताई जाती है वो जताई जाती है कि यार जो केन्ड पैकेजिंग हो रही है उसमें कहीं रस्टिंग तो नहीं लग जाए, उसमें जंग तो नहीं लग जाए। और जंग कब लगेगी, जंग कब लगेगी, जब उसमें कोरोजन होगा। तो वही चीज इसमें लिखी हुई है, देखो, इट इवेल्युएट्स कोरोजन इन मेटल केन्स विथ एसिड फ्लोट एसिडिक फूड्स। ये भी एक कारण है, ये भी एक कारण है कि भैया जो खाद्य पदार्थ केन्ड प्रोडक्ट केन्ड पैकेजिंग मटेरियल में रखा जा रहा है उसकी एसिड वैल्यू को भी भापना है, उसके पीएच लेवल को भी भापना है, उसके पीएच लेवल को भी सुनिश्चित करना है। क्योंकि अगर पीएच लेवल
की मात्रा अगर ज्यादा हुई, पीएच लेवल अगर ज्यादा हुआ, तो जाहिर सी बात है वो उस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और अल्टीमेटली वो पूरा का पूरा खाद्य पदार्थ जो है, जो फूड आइटम है, वो खराब हो जाएगा और ह्यूमन कंजम्पशन। तो पीएच वैल्यू प्लस फूड कांटेक्ट मटेरियल, इन दोनों का जो इवैल्यूएशन होगा वो भी तो एक केमिकल टेस्टिंग के तहत ही किया जाएगा। यही चीज इसमें लिखी है, यही चीज इसमें लिखी है ना। टोमेटो सॉस के टिन केन में यदि अम्ल प्रक्रिया प्रतिक्रिया हो तो जंग लग सकती है, और जंग लग गई इसका मतलब खाद्य पदार्थ खराब, खत्म, इट इज ऑफ नो यूज देन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। क्लियर? एग्जाम्पल समझते हुए चलो बस। देन कंपैटिबिलिटी रेजिस्टेंस, चेक कंपैटिबिलिटी विथ ऑयल बेस्ड प्रोसेसेस, रैपिंग एक्सेट्रा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब नमकीन तो तुम ठेले से भी खरीद रहे हो और दुकान में जाकर के हल्दीराम का भी ला रहे हो, पर कुछ दिन बाद तुम लोग एक चीज नोटिस करते होगे कि यार इस तरीके के पैकेजिंग में जो तुमने नमकीन लेकर के आया है उसका स्वाद बदल जाता है हफ्ते 10 दिन बाद, उसका स्वाद बदल जाता है, उसका जो ऑयल कंटेंट है वो टेस्ट आने लगता है। वेरएज हल्दीराम के पैकेजिंग के अंदर जो मटेरियल मौजूद है उसको भले ही तुम 10 दिन से यूज कर रहे होगे, हफ्ते भर से यूज कर रहे होगे, उसमें ऑयल का टेस्ट आप लोगों को कभी आता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि चाहे कमोडिटी सेम भी क्यों ना हो, चाहे फूड प्रोडक्ट या फूड आइटम सेम भी क्यों ना हो, इट इज मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन द पैकेजिंग मटेरियल दैट विल मेक इट सेफ और अनसेफ। तो पैकेजिंग मटेरियल कंपैटिबिलिटी रेजिस्टेंस को भापने के लिए भी किया जाता है और इवैल्यूएट किया जाता है। और जब कंपैटिबिलिटी रेजिस्टेंस को, है ना, कंपैटिबिलिटी रेजिस्टेंस को भापने के लिए अगर तुम टेस्ट कर रहे हो तो फिर वो केमिकल टेस्टिंग के हेडिंग के अंदर हमको लेना होता है। वही चीज इसमें लिखी है। हल्दीराम के तेल तले हुए स्नैक्स में प्लास्टिक रैप यदि तेल से प्रतिक्रिया करे तो स्वाद बदल सकता है, वही चीज लिखी है। फाइन। तो अगर इसकी जांच करनी है तो कैसे होगी? वो केमिकल टेस्टिंग के तहत होगी। और केमिकल टेस्टिंग क्या है? इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल। दिस इज व्हाट इज बीन रिटन हियर। यहां तक की बात क्लियर? नहीं हो कुछ क्लियर तो मुझे बीच में रोक देना, ठीक? तो दिस इज ऑल अबाउट केमिकल टेस्टिंग। फिर आ जाओ फिजिकल टेस्टिंग। अब फिजिकल टेस्टिंग में क्या है? सेम चीज। एक है फिजिकल टेस्टिंग के टाइप्स क्या है, तो टाइप्स याद रख लेना। इंपैक्ट रेजिस्टेंट टेस्टिंग, पंचर रेजिस्टेंस टेस्टिंग और टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग। ठीक, सीधे तौर पे आप लोगों को ऑप्शन में दिख सकता है ये चीज। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फिजिकल टेस्टिंग। तो इन तीन के बदले एक ऑप्शन और कहीं बीच में दे देगा, वो अपना टाइप नहीं है, वो अपना सही जवाब होगा, लगा करके आ जाना। क्लियर? नाउ यू सी इंपैक्ट रेजिस्टेंस टेस्टिंग किसको बोलते हैं? सीधे तौर पर पढ़ लो। इंपैक्ट रेजिस्टेंट टेस्टिंग में इवैल्यूएट किया जाता है रेजिस्टेंस टू शॉक्स और ड्रॉप्स। फाइन, शॉक्स और ड्रॉप्स। अब यहां इवैल्यूएशन किसका किया जा रहा है? पैकेजिंग का किया जा रहा है। इवैल्यूएशन किसका किया जा रहा है? पैकेजिंग का किया जा रहा है। याद रखना, पैकेजिंग मटेरियल का किया जा रहा है, फूड प्रोडक्ट का नहीं किया जा रहा। इसलिए एग्जांपल के तौर पर देखना इसको। क्या लिखा हुआ? ब्रिटानिया बिस्किट पैकेट ट्रक परिवहन में गिरने से नहीं टूटता। पैकेट नहीं टूट रहा, बिस्किट टूट रहा है पर पैकेट नहीं टूट रहा। तो इंपैक्ट रेजिस्टेंस को भापने के लिए जो टेस्टिंग की जा रही है वो कैसी है? फिजिकल टेस्टिंग। ये भी एक मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग, फूड पैकेजिंग मटेरियल है। दूसरा पंचर रेजिस्टेंस टेस्टिंग। एग्जांपल के तौर पर ले लो, मैंने आप लोगों को बताया था हल्दीराम का पैकेट। हम ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, जर्नी को शुरू कर रहे होते हैं, या जर्नी के बीच में हम चिप्स का पैकेट खरीद रहे हैं या नमकीन का पैकेट खरीद रहे हैं, ठीक? और फिर उसको कहीं साइड में फंसा करके हम लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, उस पर्टिकुलर पैकेट के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, दैट इज नॉट एट ऑल क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ हार्म टू दैट पर्टिकुलर पैकेजिंग। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूती इस तरीके से है। सेम एग्जांपल आप लोग यहां टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी ले सकते हो। सेम एग्जांपल, ठीक है? पंचर रेजिस्टेंस। और दूसरी चीज, हल्के से उसमें पिन लगा दो, तो हल्के से पिन लगाने से नहीं फट रहा वो। एक तय मात्रा में उसके ऊपर अगर तुम प्रेशर के साथ पिन को चुभाओगे तो उसमें जो है पंचर होने की संभावना है, अदरवाइज नहीं।
इसका मतलब उस पैकेजिंग को इसी तरीके से बनाया गया है। क्लियर? वही चीज लिखी है, इवैल्यूएट इट मेजर्स रेजिस्टेंस टू ब्रेकिंग, टूटने के लिए। लेस चिप्स बैग की तन्यता लंबी दूरी के लिए डिलीवरी सुरक्षित है। फाइन। सेम इज द केस हियर, टेंसाइल स्ट्रेंथ इवैल्यूएट्स रेजिस्टेंस टू पंचर्स। फाइन। तो आप लोगों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, ये टाइप्स। अब आपसे टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछेगा नहीं। अब लिमिटेशन क्या है याद रख लो, हमको पहले क्या है पता होना चाहिए कि हमको कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना। अगर ये चीज हमको शुरुआत में ही क्लियर है तो हमारी तैयारी आसान हो जाएगी। अब कोई अगर आपको पढ़ा रहा है कि यार इस पर्टिकुलर कमोडिटी की टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी होती है, बंद कर देना, देखना ही नहीं। क्योंकि अगर देखने चले गए या अगर देखना शुरू कर दिया और देखते रहे तो देखते ही रहोगे। फाइन। अब भी नहीं पूछेगा तुमसे, इंपैक्ट रेजिस्टेंस का यूनिट नहीं पूछेगा। ठीक। सेम इज द केस हियर, पंचर रेजिस्टेंस टेस्टिंग का यूनिट नहीं पूछेगा कि कितनी मात्रा में अगर प्रेशर लगा जाए तो ही पैकेट फटेगा। सब बकवास, सब बकवास। ज्यादा डीप में नहीं जाना, पर ऊपर से सिर्फ कंसेप्ट याद रखो, आइडिया याद रखो, बेसिक्स याद रखो। टेंसाइल स्ट्रेंथ, पंचर रेजिस्टेंस टेस्टिंग, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस टेस्टिंग, दे आर टाइप ऑफ फिजिकल टेस्टिंग which in turn is one of the method of evaluation of food packaging material। खत्म, आगे बढ़ो। लास्ट, माइक्रोबियल टेस्टिंग। यार पैकेजिंग मटेरियल भी तो एक केमिकल कंपोजिशन ही है, नहीं? मुझसे बेहतर जानते हो आप लोग। मेरा तो केमिस्ट्री बायोफिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, साइंस से मेरा कोई लेना देना नहीं, पर मुझसे बेहतर शायद आप लोग जानते हो, है ना? तो पैकेजिंग मटेरियल अपने आप में एक केमिकल कंपोजिशन है। पैकेजिंग मटेरियल अपने आप में केमिकल कंपोजिशन है। ठीक। और जब तुम उस पैकेजिंग मटेरियल को इवैल्यूएट करोगे तो जाहिर सी बात है उसमें माइक्रोबियल या माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के रूप में भी तो तुम कुछ ना कुछ टेस्ट को कंडक्ट करोगे। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के रूप में भी तो उस पैकेजिंग मटेरियल को तुमको इवैल्यूएट करना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो कैसे। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग में हमने दो चीजें देखी, स्टेरिलाइजेशन टेस्टिंग और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी टेस्टिंग। अब इसमें क्या होता है, गो थ्रू कर लो। स्टेरिलाइजेशन टेस्टिंग, इट एंश्योर्स माइक्रोब फ्री फ्रॉम एसेप्टिक पैकेजिंग। एग्जाम्पल, ट्रॉपिकाना जूस, इसकी पैकेजिंग में जीवाणु परीक्षण से लंबा शेल्फ लाइफ, को बढ़ाना है। पर्टिकुलर कमोडिटी के या फूड प्रोडक्ट के या फूड आइटम के शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए भी तुमको पैकेजिंग को इवैल्यूएट करना जरूरी है, पैकेजिंग मटेरियल को इवैल्यूएट करना जरूरी है। और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए अगर तुम पैकेजिंग मटेरियल के को इवैल्यूएट कर रहे हो तो फिर उसके लिए कौन सी टेस्टिंग लगेगी, माइक्रोबियल टेस्टिंग लगेगी, और उसमें भी कौन सी लगेगी, स्टेरिलाइजेशन टेस्टिंग लगेगी। हमारा एक सवाल यहां से पक्का हो गया, अगर आता है तो ऐसे ही आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक। दूसरा, फिर एक टेस्टिंग होती है माइक्रोबियल टेस्टिंग में ही, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी टेस्टिंग। तुमने कभी सोचा है कि यार आइसक्रीम 12 महीने अगर किसी दुकानदार के यहाँ रखी हुई है तो भी अगर मान लो कुछ देर के लिए लाइट चली भी गई तो लाइट जाते ही नहीं पिघल जाती। आइसक्रीम को पिघलने के लिए भी एक तय समय लगता है। सोचा होगा ना कि यार उस पर्टिकुलर उस कंटेनर में से आइसक्रीम निकालते ही आइसक्रीम का पिघलना शुरू नहीं होता, कुछ समय बाद होता है। तो ये जो समय बाद आइसक्रीम पिघल रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है आइसक्रीम की पैकेजिंग। वो पैकेट, उसकी एंटी माइक्रोबियल टेक्निक जो उसमें यूज की जा रही है, या माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग जिसके जरिए वो पैकेज को बनाया जा रहा है। फाइन। ठीक। उस कंटेनर के बाहर आते ही आइसक्रीम का पिघलना शुरू नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी पैकेजिंग की बनावट ही ऐसी है, उसके पैकेजिंग के केमिकल कंपोजिशन ही ऐसा है। तुरंत नहीं पिघलेगी, थोड़ी देर बाद पिघलना शुरू हो जाए, और एक बार में नहीं पिघलेगी, धीरे धीरे पिघलेगी।
फाइन, तो पैकेजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, पैकेजिंग का इवैल्यूएशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, वही चीज यहां लिखी है। इट इवैल्यूएट्स इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल एडिटिव्स। एग्जाम्पल, आइसक्रीम पैकेजिंग में बैक्टीरियल रोकने वाले योजक, गर्मियों में पिघलने से बचाव। फाइन, और कितना टाइम है मतलब क्लास एंड होने के लिए? फाइन, अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है? ये यहां तक अभी जितना बोला उतना क्लियर था? यहां तक जितना भी बोला वहां तक क्लियर था? है ना? ठीक है। सो द लास्ट थिंग इज नोवेल टेक्नोलॉजीज इन फूड पैकेजिंग। जो भी है मटेरियल, है ना, जो भी टॉपिक आप लोगों का लिखा हुआ है नोवेल टेक्नोलॉजीज है, इतना मेरे को याद है। सो दैट वी आर गोइंग टू टेक टुमारो। और सेम चीज आप लोग यूनिट नंबर 9 में डिटेलिंग में पढ़ोगे, तो मैं ओवरव्यू आप लोगों को जरूर दूंगा। ठीक, कोई और डाउट हो तो अभी पूछ लो, अदरवाइज आई एम वाइंडिंग अप द सेशन। कल मिलते हैं। कोई डाउट? हाँ, अब मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। यहाँ तक कि मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, फाइन। प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो, रिपीट कर लो। खाली यही एक चीज़ है जो आप लोगों को कट ऑफ तक लेकर के चली जाएगी। ठीक, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना आप लोगों को फैकल्टीज बता रही हैं उतने कवर कर लो। ऐप पर पीडीएफ कौन सी चाहिए? शुक्रिया प्रिया जी। दीपिका जी, ऐप पर पीडीएफ कौन सी चाहिए? आज वाली, यही वाली क्या? ये जो सेशन मैंने लिया है ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा और एप्लीकेशन में भी डाल दूंगा। ठीक है, आज वाला और कल वाला सेशन दोनों मैंने मतलब दोनों की जो स्लाइड पीडीएफ होगी वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगा और एप्लीकेशन में भी डाल दूंगा। यूनिट नंबर 4 के फोल्डर में रहेगा, तो वहां से चेक कर लेना। फाइन, सो आई टेक द लीव नाउ, सी यू टुमारो एंड होपफुली वील वाइंड अप यूनिट नंबर 4 टुमारो। फिर आपका सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 9 जो शुरू हो चुका है वो चलेगा 10 तारीख तक। ठीक, और 10 तारीख के बाद हमारा पूरा का पूरा सेक्शन ए सेक्शन बी का रिवीजन शुरू होने शुरू हो जाएगा 10 तारीख से ही। सेक्शन ए के पांचों के पांचों यूनिट के एमसीक्यू मैं खुद लूंगा एप्लीकेशन पर। सेक्शन बी के यूनिट नंबर 1 से लेके 5 तक जो रिवीजन क्लासेस चलेंगी वो दूसरे फैकल्टी लेंगे। उनमें से जो टॉपिक मेरे हैं उनका मैं लूंगा। सेक्शन नंबर सेक्शन बी के बाकी के टॉपिक्स की भी रिवीजन क्लासेस आप लोग की तभी से शुरू हो जाएंगी। सो यू नीड नॉट हैव टू वरी। अक्टूबर की 10 तारीख तक जितना रिवाइज कर सकते हो मैक्सिमम कर लो खुद से, अक्टूबर की 10 तारीख तक, क्योंकि तब तक स्थिति भी क्लियर हो जाएगी। फाइन, सो आई टेक द लीव नाउ, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो। थैंक यू।